एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सोनी है और मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ DSSB TGT सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। सेकंड क्वेश्चन पेपर आज हम करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर हम कर चुके हैं, ठीक है। ये भी 2021 का क्वेश्चन पेपर है, सेकंड शिफ्ट का है ना। सेम डे जिस दिन का हमने क्वेश्चन पेपर पिछला किया था, ये भी उसी दिन का है, बट सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व हम करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम सोशल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले का जो है, एक क्वेश्चन पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया था जिसमें हमने 90 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन पेपर, ओके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं जल्दी से। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इनमें से कौन सा जो है औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया। इनमें से किसने? रिलीजन ने, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन ने, मोनार्की ने या रेनेसा ने। तो यहाँ पे जो है आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। तो देखिए होता क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में होता है ना। और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वृद्धि में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो रहा है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन का, यानी कृषि प्रसरण का। क्यों रहा है? क्योंकि सबसे पहले कृषि के अंदर क्रांति आती है, कृषि के अंदर रेवोल्यूशन आता है वहाँ पे। जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर मशीनों का निर्माण वगैरह, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती है और फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में योगदान उससे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द पीसेंट मूवमेंट कॉल्ड बिजोलिया मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। बिजोलिया आंदोलन जो है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है? ये राजस्थान में एक भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये हुआ था, ठीक है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये जो आंदोलन है ये हुआ था 1897 से लेके 1941 तक ये आंदोलन चला था। ये 3 चरणों में ये आंदोलन हुआ था। और ये जो इस आंदोलन को हम पहला अहिंसक किसान आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मूवमेंट ईयर इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर जो है, कौन से जोड़े जो है वो सही है, सही लगे हुए हैं? तो चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे लिखा गया है 1925, जबकि चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में गांधी जी ने चलाया था, जिसको बिहार के अंदर है ना, चंपारण बिहार में नील की खेती के खिलाफ। और मोल्फा रिबेलियन जो है वो हमारा करेक्ट है। मोल्फा रिबेलियन करेक्ट है, जो 1921 में चलाया गया था। मोपला रिबेलियन जो है वो 1921 में चलाया गया था। उसके बाद आता है तिभागा मूवमेंट, जो कि 1946 में चलाया गया था, ना कि 1930 में चलाया गया। तो इसलिए ओनली 2 करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। देख लेते कौन कौन से स्टेट में हुआ था। तो ये मोपला रिबेलियन जो है वो केरला में हुआ था, और तिभागा जो हुआ था वो वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन हु वॉज कंसिडर्ड एज हेयर टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि सक्सेसर कौन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, किसे माना जाता है? कुछ इतिहासकारों के द्वारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का सक्सेसर किसे माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था तो 1789 से लेकर वो 90s तक चला था, है ना। और उसके बाद 1804 में नेपोलियन उससे पहले ही आ गया था, है ना।
और 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था। ठीक है, तो जो कुछ हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकार जो हैं वो नेपोलियन को ही उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम विच सिटी डिड लुईस 16 डिसाइड टू फ्ली ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 ने किस शहर से भागने का निर्णय लिया था? तो पेरिस से भागने का निर्णय लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ आर्कीबिशप ऑफ टेल्यूलोज? जो टेल्यूलोज है एक फ्रांस का एक शहर है। ठीक है, तो यहाँ का आर्कीबिशप का मतलब होता है एक प्रिस्ट जो चर्च में रहते हैं ना, तो जो हाईएस्ट पोजीशन वाले जो प्रिस्ट होते हैं उनको आर्कीबिशप कहा जाता है। तो टेल्यूलोज का आर्कीबिशप कौन था उस समय जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, उस दौरान की बात है ये। तो चार्ल्स डी बैरन जो थे वो वहाँ के आर्कीबिशप थे। ठीक है, और ये जो हैं ये लुई 16 के कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ईयर लुई 16 एक्सेंड टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस? यानी कि लुईस जो 16वां थे वो फ्रांस की गद्दी पर कब बैठे थे? तो वो 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 यानी कि 8वां क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस इन ऑर्डर ऑफ देयर सक्सेशन? तो इनमें से इसमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस में लगाना है कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस जो फ्रांस के जितने भी बने हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, तो उन सबको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले नंबर पे एन.ए. रॉबर्ट टर्गोट आएंगे, सेकंड पे जैकस नेकर, और थर्ड पे चार्ल्स कैलोन, और फोर्थ पे आ जाएंगे चार्ल्स डी बैरन, जिनका भी हमने नाम ऊपर पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग राइफल्स कार्टराइज कॉज एन uproar among sepoys due to the rumor of its being greased with cow and pig fat? इनमें से कौन सी राइफल के कारतूस हैं जिन पे गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह जो है वो सिपाहियों के बीच में फैली थी, है ना। तो वो थे एनफील्ड राइफल। क्या थे? एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Dash led to a treaty between Indian princely states and British East India Company in which the states had to take any decision with the consultation of the British and a sepoy army was given for the help of the ruler? इनमें से ये कौन सी ट्रिटी है, कौन सी जो संधि है वो भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो अंग्रेज हैं वो क्या करेंगे, वो भारत के जो रियासतें हैं, है ना, उनको सिपाही सेना देंगे, है ना, अब सेना देंगे उनकी मदद के लिए, है ना। उनको कोई सेना नहीं रखनी होगी, राजाओं को अपनी खुद की। उसके बदले राजा क्या करेंगे, उनको पैसे देंगे, है ना, पे करेंगे, और जो सिपाही की जो मदद है, जितनी भी सिपाही चाहिए उनको ट्रेनिंग सब कुछ वो ब्रिटिशर्स देंगे। तो इसको बोला गया था सहायक गठबंधन, सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर कोई भी राजा की डेथ हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं है, वो भी सगा होना चाहिए, है ना, उसके खून का होना चाहिए। तो अगर कोई उसका पुत्र नहीं है तो क्या होगा, वो जो राज्य है वो अंग्रेजों के अधिकार में चला जाएगा, उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा, है ना। गोद लिया हुआ पुत्र भी वहाँ का राजा नहीं बन सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब यही था। पैरामाउंटेंसी जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में क्या था, इस पॉलिसी में ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने आप को सुप्रीम रख रहे थे, है ना, कि सुप्रीम सबसे शक्तिशाली वो है, सारे जो भी मेन फैसले लेंगे वो, है ना। इस पैरामाउंटेंसी पॉलिसी से क्या हुआ, जो राजा थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके
हर एक उसमें निर्णय में ये लोग अपनी दखल भी देते थे और अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश की इस पॉलिसी के जरिए। तो सब्सिडरी अलायंस जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे 1798 में, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे 1847 के दौरान, है ना। और पैरामाउंटेंसी जो पॉलिसी है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन वॉज नॉट अबेंडन्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1880s व्हेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज्ड। तो 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, तो उनमें से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था, तो वो है पुनः सार्वजनिक सभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोज टू बी हेल्ड। तो क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो कांग्रेस का जो सेशन है वो पहले कहाँ पे किया जाना था, तो पूना में किया जाना था, लेकिन पूना में प्लेग फैला हुआ था उस समय पे, इस वजह से जो सेशन है वो बॉम्बे में किया गया। बॉम्बे में कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में किया गया, जिसमें 72 डेलीगेट्स आए थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सेशन है वो 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन। रॉलेट एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, तो वो 19 मार्च 1919 को हुआ था, ठीक है। 19 मार्च 1919 को हुआ था, जो किसने किया था, सर सिडनी रॉलेट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इसको लाया था। और इसमें क्या था, इस एक्ट में ये था कि बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, A.O. ह्यूम जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया अराउज आउट of the sentiments of the Indian Muslim to protect the institution of the Khalifa in dash। तो कहाँ के खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो खिलाफत मूवमेंट जो है वो चलाया गया था। तो ऑटोमन जो एम्पायर था ना, ऑटोमन तुर्की जो थी, वहाँ पे जो मुस्लिम थे, वहाँ पे जो सबसे बड़ी ऊंची पदवी होती थी ना, वो खलीफा की होती थी। और 1919 में क्या हुआ था, ब्रिटेन ने वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया था और जो खलीफा का पद था उसको हटा दिया था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, तो ये 2 अली ब्रदर्स ने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और गांधी जी ने इस मूवमेंट का सपोर्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। द रशियन रेवोल्यूशन इज़ ऑल्सो नॉन एज। तो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1917 में, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी इसको कहते हैं। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं और एक है अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो मोनार्की थी, जो राजतंत्र था, उसको समाप्त किया गया, यहाँ पर इम्पीरियल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। और फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन जब हुआ था, तो इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो बोल्शेविक्स थे वो पावर में आ गए थे और बोल्शेविक रेवोल्यूशन के लीडर कौन थे, लेनिन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द रशियन रेवोल्यूशन मूवमेंट sought to overthrow which of the following system of government। तो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, यानी रूसी क्रांति जो हुई थी, वो ने सरकार के निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी। तो किसको मांग की थी समाप्त करने के लिए, एक तंत्र यानी कि जो राजतंत्र था उसको समाप्त करने के लिए की मांग की थी, है ना। जार का जो शासन था, निरंकुश शासन, उसको समाप्त करने की इसमें मांग की गई थी। बाकी तीनों का क्या मतलब हम देख लेते हैं। थियोक्रेसी का मतलब होता है
धर्म तंत्र। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्म तंत्र। धर्म तंत्र का मतलब क्या है? जहाँ पे किसी धर्म के नियमों के आधार पर शासन होता है, उसको थियोक्रेसी कहते हैं। और अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पे कुछ थोड़े से लोगों का रूल होता है, जो कि बहुत समाज में बहुत अमीर और बहुत ऊंचे ओहदे के जो लोग होते हैं, कुछ ही लोगों का रूल होता है, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। और डेमोक्रेसी हमें पता ही है, लोगों का शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब जेम्स बॉस। जेम्स बॉस क्या है? इस तो रशियन वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है या लोकली इलेक्टेड काउंसिल से। तो जो जेम्स बॉस जो है, ये रशियन वर्कर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये जो है, ये लोकली इलेक्टेड काउंसिल थी एक, जिसको अलेक्जेंडर सेकंड ने बनाया था। कब इसको इस्टेब्लिश किया था? 1864 में अलेक्जेंडर सेकंड ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और ये एक तरीके से रूलर सेल्फ गवर्नमेंट की तरीके से काम करती थी। ठीक है, और इस सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज है ना, सामाजिक और आर्थिक जो सेवाएं थी वो प्रदान करती थी ये। ठीक है, और ये जो था, इसके जरिए क्या हुआ था, अलेक्जेंडर सेकंड ने ही अब दास प्रथा को ख़त्म भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 19, 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, उसमें जो समाचार पत्र था इस्क्रा, उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? तो उसको वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था? तो वो मेनशेविक के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। ठीक है, अब एक और न्यूज़पेपर का नाम आता है प्रवदा। अब ये जो प्रवदा न्यूज़पेपर है, ये भी रशिया का ही है, और ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन जो था उस समय पे, उसका ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, जो कि 1918 से लेके 1991 तक चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ mid-19th Russian intelligentsia, वेस्टर्नाइजर एंड स्लोवेफिले। तो एंड सेकेंड स्टेटमेंट है स्लोवेफिले वेर इन फेवर ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़। तो कह रहा है ना कि जो mid-19th एरा तो जो था, सेंचुरी जो थी रशिया में, उस वहाँ पे दो तरीके के बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलिजेंसिया थी, इंटेलेक्चुअल थे। कौन कौन से थे? एक तो वेस्टर्नाइजर थे और एक स्वैलोफिले थे। अब ये स्वैलोफिले कौन थे और वेस्टर्नाइजर कौन थे? तो जो स्वैलोफिलो होते थे ना, वो कौन होते थे? जो कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को अपोज करते थे, उनके खिलाफ थे। ठीक है, और वेस्टर्नाइजर वो थे जो चाहते थे कि डेवलपमेंट हो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के आधार पे, और लिबरल गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि स्लेवोफिले जो थे वो वेस्टर्न वैल्यूज़ में बिलीव करते थे, जबकि स्लेवोफिलो जो थे वो वेस्टर्न वैल्यूज़ का अपोज करते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो इसलिए ओनली वन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्लास में हम डिसिप्लिन 2 से आगे के 20 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।